Hello everyone and welcome to today's video. Welcome to Narayana Educational Institutions, where we have started this one-shot series wherein we are taking your previous year questions from grade 12 to help you ace your board examinations. So why waste further time? Let's get started with today's video. आज का जो ये वीडियो है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे. इस चैप्टर से आपको करीबन 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में. अगर आप पैटर्न देखो 2020 से लेके 2024 तक, तो ऑन एंड एवरेज इस चैप्टर से मिनिमम आपको 4 मार्क्स मिले हैं. 2021 में तो आपका एग्जाम हुआ नहीं था, तो 2020 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 4 मार्क्स 5 मार्क्स एवरेज में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो चलिए हम देखते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से. पहले हम स्टडी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पूछा गया बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन, नॉट टू एन इंडिविजुअल. फर्स्ट क्वेश्चन है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट बिलोंग्स टू द पॉपुलेशन. उसके बाद मेल एंड फीमेल है. मेल एंड फीमेल अगेन वो इंडिविजुअल के बेसिस पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका आएगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, यहाँ पे पूछा है बर्थ एंड डेथ, दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल. सेक्स रेशियो जो है वो होता है मेल टू फीमेल, सो अगेन इट इज अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 1 एंड 4. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी कॉपीपॉड्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ मरीन फिश. क्या होते हैं कॉपीपॉड्स? वो होते हैं क्रस्टेशियंस. और ये जो क्रस्टेशियंस हैं, दे विल सर्वाइव ऑन द बॉडी ऑफ फिश एंड दे विल गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट. करेक्ट. तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज एक्टो एंड द अदर इज एंडो. Ectoparasitism means on the body or outside the body of the organism or the host organism. Endo means inside the body of the host organism. तो ये जो क्रस्टेशियंस हैं वो मरीन फिश के बॉडी के ऊपर चिपक के रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं एंड सपोजिटली हार्म द मरीन फिश. इसीलिए यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. Okay, so copepods are benefited and the marine fish is harmed. That is why the correct answer here is parasitism. Next question. If population of 50 paramecium is present in a pool that increases to 150 after an hour, what would be the growth rate of the population? इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको लेना है टाइम. इनिशियल टाइम में कितना था? इनिशियल पॉपुलेशन था 50. आफ्टर सम टाइम व्हाट वाज द पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन वाज 150. सो 150 माइनस 50 हो गया आपका चेंज इन पॉपुलेशन. कितना है? 100. So this is 100 per hour. आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a partial root parasite? सैंडलवुड, मिसल्टो, ओरोब्रांच और गैनोडर्मा. यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं, राइट, पार्शियल रूट पैरासाइट में पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है ये 2 वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है होलो पैरासाइट, दूसरा हेमी पैरासाइट. होलो पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, बट जो हेमी पैरासाइट्स होते हैं दे रिसीव ओनली अ पार्ट ऑफ देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट. तो जो होलो पैरासाइट और हेमी पैरासाइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एंड पार्शियल पैरासाइट्स. ओके, होलो को हम क्या बोलते हैं? होलो पैरासाइट्स को हम बोलते हैं कंप्लीट पैरासाइट्स, और जो हेमी पैरासाइट्स होते हैं, हेमी पैरासाइट्स को हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स. ओके, क्योंकि ये ओनली अ पार्ट ऑफ द नरिशमेंट डिराइव करेंगे होस्ट की बॉडी से. तो जो सैंडलवुड है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेगा, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट रूट्स. किस चीज के लिए? फॉर वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो मिसल्टो है, मिसल्टो स्टेम पैरासाइट है, इवन दो इट इज अ पार्शियल वन बट इट इज नॉट अ रूट पैरासाइट, इट इज अ स्टेम पैरासाइट. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ओरोब्रांच. ओरोब्रांच और गैनोडर्मा. ओरोब्रांच जो है वो कंप्लीट रूट पैरासाइट है. वो क्या है? कंप्लीट रूट पैरासाइट, यानी कि आपका होलो पैरासाइट है वो, विच इज अ रूट पैरासाइट. ओके, और जो गैनोडर्मा है दैट इज a fungus that is parasitic on hardwood. तो इन सब ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज सैंडलवुड.
चलिए अब आ जाइए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 1 मार्क्स पूछे जाएंगे, है ना। तो लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट लीड टू अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए? पहला तो मोर्टेलिटी और दूसरा है एमिग्रेशन। मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी ये होता है जो है डेथ रेट। ओके, सो द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जितने ज्यादा पॉपुलेशन में डेथ्स होंगे, मोर्टेलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन में डिक्रीज हो जाएगा। एमिग्रेशन मतलब क्या? द नंबर ऑफ पीपल हु आर मूविंग आउट ऑफ दैट हैबिटेट और आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये पूरा फिगर दिया हुआ है। इसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी में इट इज आस्क्ड टू यू दैट कौन कौन सा प्लस है। प्लस में क्या है? इमिग्रेशन, मतलब इनफ्लक्स, कितने लोग अंदर आ रहे हैं। ओके, मोर्टेलिटी जो है वो है माइनस, सो दिस इज कॉजिंग द डिक्रीज। ओके, फिर एमिग्रेशन, एमिग्रेशन भी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। फिर नेटालिटी है, नेटालिटी मतलब बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ्स, दिस विल इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो जो दो चीजें जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगी वो है नेटालिटी और इमिग्रेशन, और जो दो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे वो है मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा, you have to write the best method to measure the population density of a single banyan tree in comparison to 20 parthenium weeds in a forest by an ecologist। क्यों एक सिंगल banyan tree में उसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 20 पार्थेनियम वीड्स? ये रीजन ये है कि उसका जो फॉलिएज कवर है banyan ट्री का वो ज्यादा है। तो दैट मीन्स द परसेंटेज कवर और बायोमास is a meaningful measure of the population density। तो वो जो banyan tree का है वो ज्यादा है। ओके, सो इफ यू स्टेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द banyan tree, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वो रिलेटिव अमाउंट में इससे कम हो सकता है, बट जो रोल है banyan tree का वो काफी ज्यादा है। सो एज कंसिडर्ड फ्रॉम एन इकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, द बेस्ट मेथड टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ सिंगल banyan tree in comparison would be the percent cover or biomass। Okay, next question, what would be the best method to measure the total population density of the number of fishes in a river and why? देखिए, अब उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, ये जो पिरामिड यहाँ पे दिया है इसको भी आइडेंटिफाई करके इसका फीचर ऑन बेसिस ऑफ विच यू हैव आइडेंटिफाइड यू हैव टू सी। So number of fish caught in a river in a trap is a good measure of the population density। उसको कैसे मेजर किए जाता है? उसको हम टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे मेजर करते हैं। For certain ecological investigations, there is no need to know the absolute density of the population। कैसे? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी अगर आप देखो वो भी आपको पॉपुलेशन स्टडी में हेल्प कर देंगे। अभी आप आ जाओ यहाँ पे जो आपका एक्सपैंडिंग वाला पिरामिड दिया हुआ था उसमें the number of reproductive organisms is greater than the post-reproductive organisms and the number of pre-reproductive organisms। ठीक है, प्री-रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसमें ज्यादा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम। ओके, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं ए और बी। पॉपुलेशंस क्या है? यहाँ पे एलिफेंट का पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी एलिफेंट का पॉपुलेशन है। नेशनल पार्क्स में जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अलग अलग टाइम पीरियड पे ये किया गया हुआ है। ठीक है, दिस इज टिल 1980 एंड दिस इज फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स टू 2010। तो ये दो ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सडन या ऐसे आपको ग्रोथ दिख रही है, तो पॉपुलेशन ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, 2000 ऐसे अगर आप देखो पॉपुलेशन एलिफेंट का 2000, अगर यहाँ पे देखो 1980 में 7000 है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ओके, सो 1980 में यहाँ पे 7000 है, बट यहाँ पे अगर आप 1980 में देखो फिर से यहाँ पे 1500 है, फिर 2000 जब आ गया तो 500 हो गया, 2010 आ गया तो 500 और 100 जीरो के बीच में है। ओके, सो 0 to 500 के बीच में। तो यहाँ पे आपको पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑब्जर्व करना है और पॉसिबल रीजन ये सब पैटर्न्स के क्यों हो सकते हैं। पहला जो पैटर्न है ये है आपका जे शेप्ड, है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट ग्राफ में, दिस इज अ जे शेप्ड कर्व।
गॉट इट? तो नेक्स्ट आप अगर स्टडी करोगे, नेक्स्ट वाला जो है वो डिक्लाइनिंग कर्व. तो पहला ग्राफ है, इट इज जे शेप्ड एंड देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन द रिसोर्सेज, दिस इज सीन व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन द हैबिटेट. बट ग्राफ बी में आप देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डिक्लाइन हियर एंड दिस इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. रीजन कैन बी मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन. कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, उसके दो रीजंस होते हैं, एमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी. ये हमने वो जो डायग्राम दिखाया आपको, उसके बेसिस पे आप समझ लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जर्वेशंस मेड एट द एंड ऑफ कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन बार्नकल्स ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. ओके, नेम एनी टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इन जनरल आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन. पहला तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या था? ऑब्जर्वेशन ये था कि जो बार्नकल स्पीशीज था, बैलेनस विल डोमिनेट द एरिया एंड it will exclude the smaller barnacle, that is the thalamus. तो क्या था? बैलेनस एंड थैलेमस, करेक्ट? तो यहां पे कौन सा किसको एग्जिट करेगा? ये जो बैलेनस है ये हो जाएगा डोमिनेटिंग. फिर क्या पूछा है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में? और यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो है इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें, इसके साथ इन दोनों के कंपटीशन के चलते जो प्लांट्स हो गए या हर्बीवोर्स हो गए वो भी अफेक्टेड हो गए थे. Next part of the question, it is asked, okay, next question, it is asked that when the prickly pear cactus was introduced into Australia in 1920s, it caused havoc and ecosystem instability by achieving very high population densities. So you have to explain the reason for its rapid spread into millions of hectares of range land. क्यों हुआ था ये? जितने भी invasive species होते हैं वो क्यों ऐसे grow करने लग जाते हैं? So you have to state the importance of prey-predator relationship in a habitat. देखो, कोई भी स्पीशीज अगर बढ़ने लग जाता है, उसका वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ये होता है कि उसके साथ कंपटीशन का कुछ नहीं होता है और उसका जो नेचुरल प्रेडेटर है जो उसके ऊपर फीड करता है वो एब्सेंट होता है. तो जो प्रिकली पेयर कैक्टस है उसका नेचुरल प्रेडेटर वो एब्सेंट था, इसी के चलते उसका जो नंबर है दैट स्टार्टेड टू इंक्रीज. ओके, सो यू हैव स्टेटेड द रीजन. नेक्स्ट आपको पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप. जो प्रे है ना, जो प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप है, अभी जैसे मैंने बोला आपको, इन द प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप यू विल बी एबल टू सी दैट इट इज एबल टू मेंटेन अ बैलेंस. ठीक है, तो जब ये बैलेंस मेंटेन हो जाता है उसमें क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होने लग जाती है, तो इट विल कीप द prey population under control. Also, the species diversity in a community will be maintained. That is why a prey-predator relationship in a habitat is important. First question का आंसर हमने देखा, first question का आंसर था absence of predator. क्योंकि predator absent था बोल के prey का नंबर बढ़ते गया. Okay, and prey-predator relationship helps to maintain the energy levels. It will help to maintain the balance. It will also help to maintain the species diversity. आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, हाउ विल यू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश इन अ लेक? इन अ पॉन्ड देयर आर 100 frogs, 20 more were born in a year. Calculate the birth rate. Okay, number of fish caught in a trap is a measure of population density. ये हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में कर लिया था. अब यहाँ पे पूछा है 100 frogs है, 20 more were born in a year. तो 20 divided by 100, तो बर्थ रेट आपको कैलकुलेट करना है. इनिशियल क्या था? इनिशियल था 100, उसके बाद आपने ऐड कर दिया 20, है ना, तो 20 यू एडेड. सो द बर्थ रेट विल बी न्यू divided by the old. So it is 0.2 per frog per year. That is the birth rate of this frog population in the pond. ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, सारे फॉर्मूलाज आप ध्यान से याद रखिएगा. What is the carrying capacity of a species in a habitat है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is logistic growth model considered more realistic? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो है कैरिंग कैपेसिटी का, आपको डेफिनेशन लिखना है. इंपॉर्टेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी साइज ऑफ पॉपुलेशन में गिवन एनवायरमेंट में जो कि सपोर्ट बियॉन्ड विच फर्दर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल. लेट्स अज्यूम ये आपका एरिया है. ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि 100 स्पीशीज यहाँ पे ग्रो कर सकता है और 100 नंबर ऑफ स्पीशीज जो है इसमें से एज्यूम कर लीजिए कि 5000 इंडिविजुअल्स इस एरिया में सपोर्टेड है.
अगर यहां से ज्यादा गया तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज एक्सीडेड द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक्सीडेड द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी अगर आपका बढ़ जाएगा तो कोई भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं हो पाएंगे। गॉट इट? सो द कैरिंग कैपेसिटी इन एन एनवायरमेंट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स beyond which the organisms cannot be supported or further growth is not possible. Okay, why is logistic growth model considered more realistic? Next part of the question. It is considered more realistic because resources are finite and may become limiting sooner or later. जो आपके जो मॉडल में स्टडी किया जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इसमें एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये लिमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। ओके, मूविंग ऑन टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख लो एक फिगर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ डज द मेडिटेरियन ऑर्किड Ophrys ensure its pollination by bees without offering any floral reward? Next, mention the kind of population interaction that is observed in the following diagram. तो ऑर्किड Ophrys जो है वो सेक्सुअल डिसीट को एम्प्लॉय करेगा so that it will get pollinated by a bee species. Okay, how will it look? It will look like the female of a bee species. वो अपने आप को चेंज करेगा उसकी कलर में, मार्किंग्स में, साइज में, so that it will get pollinated. तो मेल क्या सोचेगा? मेल सोचेगा कि ये फीमेल है और वो स्यूडो कॉप्यूलेट कर लेगा उसके साथ. And then the pollen grains from the anthers will become dusted on the body of the bee. When the bee is again attracted to another flower of this orchid species, the process is repeated and the pollen grains from the body of the bee get dusted on the stigma. तो ultimately pollination हो ही जाएगा, that will be achieved. So this is the whole process will be called as pseudo copulation, जो कि यहाँ पे कैरी आउट होता है और सेक्सुअल डिसीट के थ्रू में वो एज्यूम करवाता है एंड दैट इज हाउ पॉलिनेशन कैन बी अचीव। और जो फिगर आपके यहाँ पे दिया हुआ था वो क्या था? दिस इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासाइटिज्म। ये क्वेश्चन है, यहाँ से कभी ना कभी आपके 1 मार्कर्स या 2 मार्कर्स आ ही जाते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म में क्या है? एक स्पीशीज जो है वो इट विल ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड स्पीशीज एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। तो एग्स ऑफ द पैरासाइटिक जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे दिखेंगे? वो दिखेंगे एग्स ऑफ द होस्ट की तरह, उसके कलर में, उसके साइज में। तो जो होस्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि दीज आर माई एग्स और दीज आर फॉरेन एग्स, देयरफॉर it will assume and it will actually incubate the eggs. So the cuckoo, it lays its eggs in the nest of a crow. Okay, so इसीलिए इसको बोला जाता है brood parasitism. अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, the population of a metro city experiences fluctuations in its population density over a period of time. When does the population in a metro city tend to increase? Next में when does the population in metro city tend to decline? Increase और decline दो conditions है. Next है if n is the population density at time t, write the population density at the time t plus 1. Population कब increase होगा? ये हमको पता है immigration और natality में. ओके, डिक्रीज कब होगा? जब मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन आएगा। और एन टी प्लस 1 में क्या आ जाएगा? पहले तो एन टी इनिशियल था, उसमें आपने क्या किया? बी प्लस आई एंड देन डी प्लस ई। ये जो हमने नेटालिटी मोर्टेलिटी ये वाला किया हुआ था, बी इज नंबर ऑफ बर्ड्स, आई इज इमिग्रेशन, माइनस डी इज नंबर ऑफ डेथ्स एंड ई इज इमिग्रेशन। सो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है? यू हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस ग्राफ and when and how do such curves occur in a population? यहाँ पे population density है across time t and you can see there are 2 graphs which are given here. Okay, तो जो A में है आप देख रहे हैं ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है। कैसे? Just like this. So this is an exponential growth curve, whereas B you are seeing it is just going like this. So that is a logistic growth curve. Okay, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कब ऑकर करता है? जब अनलिमिटेड हो, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वहां पे ये दिखा जाता है कि इनिशियली तो रिसोर्सेज है ही, बट ग्रेजुअली आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन फेज इट विल रीच अ लिमिट एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट इज अचीव्ड। ओके, एसिम्प्टोट अचीव हो जाएगा और वो जो ग्राफ है या फिर जो पॉपुलेशन है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाता है। ओके, दैट इज व्हाट इज देयर। Then again, there's one more graph here. That same figure is here. Okay, A और B. इसमें फिर पूछा है
The curve B is described by the following equation. What does K stand for in this equation? Mention its significance. ये जो equation है, this is very important. इसको आप notebook में star mark करके लिख दो. इससे questions आते ही हैं. Okay? Next is which one of the two curves is considered a more realistic one? ये तो हमने already discuss कर लिया आपका logistic वाला. Okay. Then next is which curve would depict if the population of a species of deer, if there are no predators in the habitat? वो हो जाएगा आपका exponential growth curve, क्योंकि अगर predator नहीं है तो वो unlimited हिसाब से grow करते जाएगा. All right. तो यहाँ पे K represents the carrying capacity. ये तो आपको पता है. Curve B और curve A में हमने ये देखा कि कर्व B जो है वो आपका लॉजिस्टिक है और कर्व A जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल है. अब ये आ जाओ assertion reason में. Assertion reason में हम पहले देखेंगे क्वेश्चन. Darwin showed how even a slow growing animal like an elephant could reach enormous numbers. Reason is when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize its innate potential. This is actually a correct statement. तो एलिफेंट तो रीच कर ही रहा है नंबर. क्यों रीच कर पा रहा है? क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज रहेंगे, एनी ऑर्गेनिज्म कैन रीच इट्स फुल पोटेंशियल. अगला क्वेश्चन है फिर से assertion reason. Cattle and goat are not seen browsing on calotropis that is growing on abandoned fields. Cattle and goats avoid grazing on calotropis because of the offensive smell of its flowers. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि cattle and goats would try to stay away from calotropis. Okay, so ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, and this is the correct explanation for assertion. So that was all for today's video where we discussed all types of questions. Short answer, very short answer, graph based, numerical based. हमने यहाँ पे assertion reason questions भी discuss करे ताकि हर एक concept से आपको क्लैरिटी मिले, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, तो अगर आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइए एनसीईआरटी. कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी के रिलेटेड हो गया या फिर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो गया, रिगार्डिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्मिक रिलेशनशिप्स, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चैप्टर को प्लीज स्किप मत करिएगा, सारे टॉपिक्स कवर करके जाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं इस चैप्टर में. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.